आज लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अलग अलग आपके प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, रेडियस हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ये जो सारी टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के अंदर, इनके लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या इंक्रीज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम पे कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्या रीज़न होता है, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारा हमें देखना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सारी ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रही है, जो टर्म्स आपको दिख रही है, ये जिसके ऊपर बेस्ड है मेजर, पहले उस टर्म को देख लेते हैं कि ये कैसे डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली टर्म आती है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है जेड इफ़ेक्टिव, जेड इफ़ेक्टिव। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है शॉर्ट में। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम समझें उसके पहले हमें न्यूक्लियर चार्ज को समझना होगा। न्यूक्लियर चार्ज नॉर्मल जेड भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को अब देखिए, इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सबसे पहली बात तो। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का। ठीक है, यानी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे लाइक अगर यहाँ न्यूक्लियस बना दूँ मैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, और इसके बाहर कुछ शेल्स बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनको अपनी तरफ पुल करेगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है ना, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वही आपका क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? द अट्रैक्शन फोर्स experienced by valence electron due to nucleus या due to proton is known as nuclear charge। एक और इसमें टर्म आती है, वो होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट, which is known as शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग। ठीक है, या फिर इसको स्क्रीनिंग के नाम से भी जानते हैं। ये दो टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है। ये दो टर्म समझ में आ जाएगी तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ समझ में आ जाएगी आपको सारी, जो टर्म्स आपको बताई थी स्टार्टिंग में। अब देखिए, ये क्या होता है शील्डिंग। अगर मैं यहाँ पे एक शेल और बना दूँ, यहाँ पे अगर एक शेल और बना दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ये पुल कर रहा होगा, न्यूक्लियस इनको पुल कर रहा होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर शेल वाले, ये इनको रिपल भी कर रहे होंगे, रिपल्शन लगा रहे होंगे, क्योंकि ये सेम चार्ज है ना, ये सेम चार्ज है, तो यहाँ से रिपल्शन लग रहा होगा, जबकि इधर से क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किन की वजह से? अंदर वाली इनर शेल की वजह से, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो इसी रिपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए, दो बातें हो गई यहाँ पे। एक तो हो गया आपका अट्रैक्शन, एक तो हो गया अट्रैक्शन, और दूसरा हो गया रिपल्शन। दूसरा क्या हो गया? रिपल्शन हो गया। ठीक है, ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन, ये फोर्सेस हैं। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेट क्या बचा? ठीक है ना, तो वो जो नेट फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, वही आपका क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
जिसको हम जेड इफेक्टिव या स्टार भी लगाते हैं इसमें, ठीक है, इसको हम जनरली शील्डिंग को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जो भी आपका अट्रैक्शन लग रहा है माइनस जो रिपल्शन लग रहा है, वही तो होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, मान लो एक ब्लॉक है, इस तरीके से कोई एक ब्लॉक है, इस पर अगर 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं हम फोर्स और 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होता है 5 न्यूटन, ठीक है। और किस तरफ लगेगा, वो इधर की तरफ, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा है आपका। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, अट्रैक्शन जीत जाएगा, अगर अट्रैक्शन जीत जाएगा तो वो अपनी तरफ पुल कर लेगा शेल को, साइज कम हो जाएगी। रिपल्शन जीत जाएगा अगर, तो ये बाहर धकेल देगा इसको, ठीक है, अंदर आने से रोकेगा उसको। तो इसीलिए इसको शील्डिंग बोलते हैं, क्योंकि अंदर गिरने से रोकता है, अंदर फॉल करने से रोकता है। तो एक तरह से शील्डिंग की तरह वर्क कर रहा है। जैसे बाहुबली के अंदर वो त्रिशूल व्यू बनाते हैं आपके, ठीक है, बाहुबली के अंदर वो क्या करते हैं, बाहर वालों को अंदर आने से रोकते हैं। तो एक तरह से शील्डिंग का वर्क करता है वो, है ना। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, क्लियर। तो एक बार फिर से ये डेफिनेशंस बता देता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जो भी अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स की वजह से, वो अट्रैक्शन फोर्स ही क्या होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ठीक है। फिर होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन लगाते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, और एक तरह से उनको अंदर आने से रोकते हैं, शील्ड करते हैं अंदर गिरने से, तो उसको क्या कहते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्सिव फोर्स को, ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, नेट अट्रैक्शन फोर्स फील बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू न्यूक्लियस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एटॉमिक रेडियस पे आते हैं, फिर मैं आपको वापस लेके आऊँगा कैसे रिलेट होता है उसके साथ, ये न्यूक्लियर चार्ज के साथ देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, देखो वैसे तो एग्जैक्ट कभी भी रेडियस निकाली नहीं जा सकती है एग्जैक्ट बिल्कुल, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे ही हम कैलकुलेशन करते हैं रेडियस वगैरह की, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए, ठीक। तो एटॉमिक रेडियस एक तरह से क्या होगा, जो भी इफेक्टिव साइज होगी, जब आपके बॉन्डेड स्टेट में दो एटम्स होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, उनकी जो भी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है, उस केस में इफ़ेक्टिव साइज निकाली जाती है। एक एक करके देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी ये डेफिनेशन की क्या है ये, ठीक है। इसके ट्रेंड्स बता देता हूँ मैं, क्योंकि हम ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, वो क्या रीज़न होता है उनका वो भी हम डिस्कस करेंगे इन ट्रेंड्स का। देखिए ट्रेंड्स हमें दो तरीके से देखने हैं कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड तब क्या होता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं अलोंग द ग्रुप डाउन टू द ग्रुप, ठीक है, तब क्या होता है। देखिए लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं हम, तो रेडियस जो है आपकी डिक्रीज़ होती है, और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये क्यों होती है इसका रीज़न भी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इन जनरल सोचिए तो क्या हुआ होगा, रेडियस क्यों डिक्रीज़ हुई होगी, आउटर शेल न्यूक्लियस के पास ही होगी, यानी आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो बढ़ गया होगा, तभी तो पास में ही होगी, है ना। और यहाँ पे ये क्यों बड़ी होगी साइज टॉप टू बॉटम जाने पे, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। एक एक करके देखते हैं इनको भी, इसका भी रीज़न लिखेंगे हम। एक्चुअली क्या होता है, शेल्स बढ़ जाती है आपकी, शेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, साइज इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव का मैंने जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि इस केस में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है आपका, टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे साइज का जिक्र किया है मैंने। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए रेडियस हमें चार तरीके से पढ़नी है, जिसमें से तीन आपके सामने है।
वंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इनको इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो आर वी भी लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इसको आर एम लिख सकते हैं और इसको आर सी लिख सकते हैं, ठीक। इसको कोलिजन रेडियस भी बोलते हैं, इसको कोलिजन रेडियस भी बोलते हैं और इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस, ठीक है। ये नाम है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये हमारी वंडरवाल रेडियस, ये मेटेलिक रेडियस और ये कोवेलेंट रेडियस। देखते हैं ये किस तरीके से मेज़र की जाती है। तो अभी जो हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखी, जब कंपाउंड फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल फॉर्म में हो एटम्स, ठीक है, तो उनकी जो भी क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वही उसकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। अब देखिए इनमें डिफाइन कैसे करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कोवेलेंट से कर रहा हूँ। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग होती है। कब बनता है, जब शेयरिंग होती है। देखिए यहाँ पे शेयरिंग वाला रीजन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दोनों के बीच शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपके बनते हैं। देखिए ये इस कंपाउंड का साइज है और ये इस अब यहाँ से देखिए आप सेंटर से अगर मेज़र करें, दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करें अगर हम स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो इस लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका हाफ कर दें अगर हम, उसका क्या करते हैं, हाफ कर दें अगर, तो ये जो हाफ पोर्शन आएगा हमारा, ये उसकी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस। जैसे ए बी की जो भी लेंथ है उसका हाफ कर दें अगर, ठीक है, न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन का हाफ, ठीक है, लेंथ का हाफ। सिमिलरली यहाँ देखिए मेटेलिक बॉन्ड जब बनते हैं तो आपके सरफेस टू सरफेस ही बनते हैं, वो आपस में शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस होता है। जैसे आपकी ज्वेलरी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही शाइन डल होती है, जैसे ही आप उसको क्लीन करवाते हैं तो वापस शाइन आ जाती है, यानी अंदर कुछ नहीं बिगड़ा था, जो भी हुआ था सरफेस पे हुआ था। तो इनको सरफेस टू सरफेस हमने ज्वाइन किया है। और अगेन इनके न्यूक्लियस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर मैं हाफ कर दूँ, ठीक, मतलब सी डी का हाफ कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी रेडियस ऑफ मेटेलिक रेडियस हो जाएगी या क्रिस्टल रेडियस हो जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ वंडरवाल में देखिए, यहाँ लिख लेते हैं सरफेस टू सरफेस, ठीक है, और यहाँ देखिए जस्ट इंटरेक्शन होता है। वंडरवाल बॉन्ड्स बहुत ही वीक बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ही पुअर स्ट्रेंथ होती है इनकी, जस्ट इंटरेक्शन से ये हाई हेलो से ही दूर से, ठीक है, लाइक ये ऐसे हो गया कि ये दूर से ही हाई हेलो कर रहा है, ये जस्ट हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये लाइक हग कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो याद रखने के लिए बताया है जस्ट। और देखिए जस्ट ये देखिए इंटरेक्शन, पूरा टच भी नहीं किया और शेयर भी नहीं किया, दूर है यहाँ थोड़ी डिस्टेंस, जस्ट इंटरेक्टिव बॉन्ड्स बनते हैं, वो इसीलिए वीक भी होते हैं, ठीक। ये थोड़ा कम वीक होगा, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वहाँ शेयरिंग है ना। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें भी सेम होगा, जो इंटर न्यूक्लियर आपकी डिस्टेंस है उसका हाफ, मतलब कुल मिला के न्यूक्लियस को ज्वाइन कर दो आप सेंटर से और उसकी लेंथ का हाफ कर दो तो आपको ये रेडियस मिल जाएगी। हमें इस चैप्टर में कहीं भी रेडियस कैलकुलेट नहीं करनी है, जस्ट ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर क्या आ जाएगा, इनमें से सबसे छोटी तो ये होगी क्योंकि ये शेयरिंग में है तो पास पास है, थोड़ी सी दूर ये होगी क्योंकि ये सरफेस पे है, सरफेस टू सरफेस टच कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा दूर होगी, यानी ये लेंथ और भी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ जस्ट इंटरेक्शन है, पास पास नहीं है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ी ये है। फिर इस तरीके से ऑर्डर आ रहा है, तो ये ऑर्डर लिख लेते हैं। ये देखिए कोवेलेंट रेडियस सबसे कम, फिर क्रिस्टल रेडियस, आपकी मेटेलिक रेडियस, एंड देन वंडरवाल रेडियस। यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वंडरवाल की बहुत वीक है, इसीलिए दूर दूर है, ठीक है। ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए पास पास है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। जितना पास पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। हमेशा सही तो नहीं होता है वैसे ये, पर यहाँ से समझने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा 3 रेडियस का कंपैरिजन, क्लियर है, ओके। जस्ट देखने से ही पता चल रहा है हमें। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वो जो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रहा था, न्यूक्लियर चार्ज पे आते हैं दोबारा। देखिए जब आप
लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अलोंग, तो न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा 1 यूनिट से। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ गया यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए आपके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए यानी आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और एक से ही बढ़ता है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो एक 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 एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यानी प्रोटॉन चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी एक एक यूनिट से बढ़ता जाता है। लेकिन आप जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन मोर देन 1 यूनिट से बढ़ेगा। जो आपको मैजिक नंबर्स बताए गए होंगे, लाइक जैसे 2, 8, 18, 18, है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस टाइप से ये जो नंबर्स चलते हैं इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं। मतलब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इतने का गैप आएगा, फिर इतने का गैप आएगा, इस तरीके से चलता है। तो मोर देन 1 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, ये जस्ट न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। अभी बात करते हैं उसकी भी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए, आप पीरियड के अलोंग जाओगे तो वो भी बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्योंकि आपकी शेल तो वही रही। मैंने पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था आपको कि शेल वही रहती है पीरियड के अंदर, शेल सेम रहती है, ठीक है। शेल चेंज नहीं होती। लास्ट वाली 3 में है तो 3 रहेगा, पीरियड नंबर 3 है तो 3 तक ही जाएगी, उसकी 4 तक नहीं जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस सेम है और इधर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुई आपकी। और यहाँ क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो है आपका वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपकी शेल्स बढ़ रही है यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इनर शेल वाले, है ना। तो वो अच्छा खासा क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जब बराबर हो जाएंगे, जैसे वो ब्लॉक था हमारा, ये जो ब्लॉक था 10 न्यूटन इधर से भी लगा, 10 न्यूटन इधर से भी लगा, ठीक है, तो हिलेगा क्या ये तो यहीं पड़ा रहेगा ना। तो इस तरीके से कॉन्टेक्ट कांस्टेंट हो जाता है जब आपके अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाते हैं, तो आपके जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए टॉप टू बॉटम में जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता। तो फिर भी कैसे साइज बढ़ जाती है? अब हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं घट रहा बढ़ रहा, तो वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपके शेल नंबर चेंज हो जाता है। इधर तो आपके ऑर्बिटल्स एन वगैरह तो सेम रहेंगे, जबकि इधर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑर्बिटल्स को वैसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ ओवरऑल शेल की बात हो रही है इसलिए एन लिख दिया है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो उसके लिए। ये बात समझ में आई? पीरियड के अलोंग कांस्टेंट रहेगी शेल या ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इधर आपके ये बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से साइज बढ़ जाएगी। क्लियर है? वही लिखा है एज ए रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तो खींचे चले आते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ यानी नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो शेल अपनी अंदर खींच जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इधर क्या होगा, आपके जैसे जैसे शेल्स बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से साइज भी इंक्रीज होगी आपकी। क्लियर है? छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, समझ के चलिए। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं इसके अंदर, देखते हैं एक्सेप्शंस क्या है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज गिवन लार्जेस्ट इन अ पीरियड। देखिए, आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, यानी राइट मोस्ट की तो सबसे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो राइट में आए हो तो सबसे कम रेडियस होनी चाहिए थी। पर यहाँ क्या कह रहा है कि जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है उनकी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो, वो रिएक्शन तो करेंगे नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, तो होगा क्या ऐसे केस में, वो जस्ट इंटरएक्टिव बॉन्ड बनाएंगे आप, इंटरेक्शन दूर से हाई लो करेंगे, ठीक है। तो उस केस में उनकी रेडियस कौन सी कैलकुलेट की जाएगी, वॉन डर वाल रेडियस। ये रेडियस कैलकुलेट की जाती है उनके लिए बजाय कोवेलेंट के। और वॉन डर वाल रेडियस आपने अभी अभी निकाला था कि सबसे बड़ी थी, दोनों से बड़ी थी मेटलिक और कोवेलेंट से, है ना। तो इस वजह से आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो इनर्ट की रेडियस सबसे हाईएस्ट आती है, ठीक है।
क्यों आती है? क्योंकि उनके लिए वंडरवाल रेडियस कैलकुलेट की जाती है। कौन सी रेडियस कैलकुलेट की जाती है? वंडरवाल रेडियस, इसकी वजह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे। यहाँ ऑब्जर्व करिए, ये रेडियस दी गई है आपको, ठीक है, ये सेकंड एक्सेप्शन है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन था। देखिए ये रेडियस ऑब्जर्व करिए ज़रा, ये डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़, डिक्रीज़, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, और फिर थोड़ा इंक्रीज़, इंक्रीज़, इंक्रीज़। ये वेरिएशन क्यों आ रहा है ना? ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? देखिए यहाँ जब आते हैं तो आप ऑलमोस्ट मिडिल में आ जाते हैं। यहाँ पे जब आ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के आप ऑलमोस्ट मिडिल में आ जाते हैं। तो होता क्या है, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से घटती बढ़ती कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि शेल भी सेम है इस बार, तो शेल भी नहीं बढ़ी आपकी, ठीक, क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये होता है बीच में तो फंडा, और इधर आपका वही है ही, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ तक तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है आपका, यहाँ जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब होता क्या है, देखो यहाँ जेड इफेक्टिव अच्छा खासा था, यहाँ थोड़ा कम हुआ इसलिए बैलेंस हो गया, यहाँ और भी कम हो जाएगा, यहाँ जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव आपका कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नेट पुल उतना नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। अब क्यों नहीं कर पा रहा, जेड इफेक्टिव क्यों कम हुआ? क्योंकि आपकी शील्डिंग इंक्रीज हो गई। शील्डिंग क्या हो गई? अच्छी हो गई है, पावरफुल लोग आके शील्ड करने लग गए उनको, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कौन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए ये सारे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर भराते हैं, यहाँ पहले डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, बढ़ते 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 यहाँ पे 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होने लग गए। तो जहाँ पहले आप जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा है दरवाजे को, एक ही जना रोक रहा था, अब 10 जने रोकेंगे तो अच्छे से रोक पाएंगे। तो शील्डिंग अच्छी होने की वजह से अंदर नहीं घुसने देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडियस थोड़ी बढ़ेगी उसकी, हल्की सी। ओके, ये समझ में आया क्या होता है? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली लेंथेनाइट सीरीज के अंदर होता है, जहाँ से लेंथेनाइट सीरीज चालू होती है आपकी, है ना, 6 पीरियड से। ओके, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए होता क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? ए सबसे अच्छी शील्डिंग करता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, उसके बाद पी करता है, वो भी ठीक ठाक सिमेट्रिकल है इसलिए, फिर डी पुअर शील्डिंग करता है क्योंकि डिस्टोर्शन होता है, अलग अलग तरह के शेप होते हैं इसके, और एफ तो बहुत ही पुअर शील्डिंग करता है। तो यहाँ तक तो गुड शील्डिंग होती है आपकी, ठीक है, ये पुअर शील्डिंग और ये बहुत ही पुअर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर है, अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है, वेरी पुअर। देखिए जितना अच्छा त्रिशूल व्यू सिमेट्रिक बनेगा उतनी अच्छे से वो करता है ना, उसमें से वो उनके रक्षा उनकी खुद की, तो यहाँ पे भी वो रक्षा ही कर रहे हैं, शील्डिंग मतलब और क्या है, रक्षा ही है, प्रतिरक्षा आपकी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 पीरियड से होता क्या है, देखिए आपने ऑर्डर लिखा होगा तो 6S के बाद 4F चालू हो जाता है, फिर 5D, है ना, और 7S के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, F और D आ जाएंगे, ठीक है। तो D और F तो बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं, यानी अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे उनको, ठीक है, और अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है F ब्लॉक के अंदर, लेंथेनाइट सीरीज के अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज होता है रेडियस में। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज को, रेडियस के अंदर जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है, रोक ही नहीं पाते उनको वो, है ना, अंदर घुसने से, अट्रैक्शन से। तो इस ग्रेजुअल डिक्रीज को ही क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब डिक्रीज करना, ठीक है। अब यहाँ ये कुछ अलग कह रहा है, ये डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है, ये जो मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताया ये आपको एफ ब्लॉक के लिए बताया, ठीक है। तो ग्रेजुअल डिक्रीज से रिलेटेड है, रेडियस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या होता है कि आपका जो 5th पीरियड का ये NB है और 6th पीरियड का ये जो TA है, ठीक है, वेनेडियम के नीचे वाले हैं ये सारे, वादा निभाया था से याद रखते हैं इसको, ठीक। तो इनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होने लगती है, क्यों होने लगती है, वही आपके काउंटर बैलेंस कर जाएंगे दोनों शील्डिंग वगैरह, ठीक। यानी आपके जब भी 5th पीरियड के D वाले और 6th पीरियड के D वाले आए तो इनकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगी, इक्वल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। ये क्यों होता है, वही काउंटर बैलेंस की वजह से। और मेन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, आपके लेंथेनाइट सीरीज के अंदर,
जिसमें क्या होता है आपके बहुत शार्पली डिक्रीज करती है रेडियस, है ना। वैसे लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज ही करती है, कोई नई बात नहीं है, पर बहुत शार्प डिक्रीज होती है, ये है मेन चीज़। नेक्स्ट चलते हैं आयनिक रेडियस में। देखिए आयनिक रेडियस भी वही है, इफेक्टिव डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आपके आयन की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक की, ठीक है। इसके मेन फंडे देखते हैं आयनिक के। देखिए आयनिक रेडियस के साथ होता क्या है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता है एटम पे, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो आपकी आयनिक रेडियस भी बढ़ती है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एटम पे तो आपकी आयनिक रेडियस कम होती है। ये इसके मेन ट्रेंड्स हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए नेगेटिव चार्ज बढ़ा यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, शील्डिंग करने वाले बढ़े तो वो तो बाहर ढकेलेंगे तो रेडियस बढ़ेगी। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ा यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, शील्डिंग करने वाले कम हो गए तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर समझ के करेंगे तो ये ट्रेंड्स कुछ भी नहीं है, समझ में आने चाहिए, रटना नहीं है इनको, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव चार्ज बढ़ा यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़े आपके, यानी शील्डिंग अच्छी होगी, शील्डिंग अच्छी होगी तो कहाँ जाएगा, बाहर, तो रेडियस बढ़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तभी पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है इस बार। और अट्रैक्शन फोर्स जब जब बढ़ता है तो वो तो पुल करेगा अंदर की तरफ, तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। बहुत सीधे साधे से लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे से। तो एक तरह से आयनिक रेडियस क्या हो गई आपके, जो भी न्यूक्लियर चार्ज है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब जब घटेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज जब जब बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे लाइक सोडियम है और एक सोडियम आयन है, ठीक है। इसमें पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक चला गया है आपका, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 प्रोटॉन्स, और इधर भी प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए आप खुद ही नेट देखिए, यहाँ 11 को 11 बैलेंस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे खींचने वाले कितने, 11, और शील्डिंग करने वाले कितने, 10 ही है, तो ये जीतेगा। प्रोटॉन जब जब जीतेगा तो रेडियस कम करेगा, क्योंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो रेडियस किसकी कम होगी इस बार, इस वाले की, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुलिंग ज़्यादा लग रही है, ठीक है। पी से याद रखना, पुल ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, लाइक फ्लोरीन है और एक फ्लोराइड है, क्लियर। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 प्रोटॉन्स, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक आया है, ठीक है, और 9 ही प्रोटॉन, प्रोटॉन तो चेंज होते ही नहीं है। तो यहाँ देखिए अगेन 9 से 9 तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग करने वाले ज़्यादा हैं और अट्रैक्ट करने वाले कम है ना। शील्डिंग करने वाले ज़्यादा हैं, मतलब त्रिशूल यू के अंदर खड़े हुए ज़्यादा हैं और बाहर वाले कम है, ठीक है। तो कौन जीतेगा, इलेक्ट्रॉन जीतेंगे, मतलब शील्डिंग जीतेगी, शील्डिंग जीतेगी तो बाहर ढकेलेगी, तो रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, अपने आप इसी की ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ध्यान दो, अब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यहाँ तो जीरो था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा आपका, तो रेडियस क्या हुई, कम हुई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो आपके रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गए, शील्डिंग अच्छी हुई, तो उसकी वजह से रेडियस भी क्या हुई, ज़्यादा हुई। यानी अगर कभी आपको एक लाइन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी जाए, जैसे लाइक सोडियम दे दिया, Mg दे दिया, ठीक है, और Al+3 दे दिया, किसकी ज़्यादा होगी रेडियस, देखिए पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रेडियस उतनी कम, तो इसमें इसकी ज़्यादा होगी। और यही अगर ऐसे दे दिया जाए लाइक F-O-2 और N-3, तो नेगेटिव चार्ज जितना अच्छा, रेडियस उतनी ही ज़्यादा बड़ी, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सभी में है कितने, 10-10 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है तो रेडियस यहाँ ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक पे आपके, ठीक है।
मेटेलिक रेडियस और इनका ध्यान रखना है, कोवेलेंट वगैरह का। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अगर आयनिक दी है तो आयनिक वाले से करेंगे चार्ज देख के, नॉर्मल दी है तो नॉर्मल वाले लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम से करेंगे, और एक्सेप्शन का ध्यान रखेंगे बस। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर। थैंक यू।